अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है सलाबो। एपिसोड 2। उस्ताद गफूरे ना जाने किस मिट्टी का बना हुआ था। रात का नशा उतर गया तो सुबह को वो ठीक ठाक नजर आने लगा। फितरतन यह गलत आदमी था, लेकिन उसकी ये गलती उसकी तकदीर पर स्याही फेर चुकी थी। मेरे दिल से वो बात ना हट सकी जो मेरे जहन में परवान चढ़ रही थी। उस्तानी का बिलक बिलक कर रोना और उसके अल्फाज मेरे जमीर को झंझोड़ रहे थे। मैं उस्ताद गफूरे की तरफ देखता तो मेरे दिल में नफरत की आग जलने लगती। उस्तानी ने मुझसे कहा था कि गफूरे उसे जिंदा नहीं रहने देगा। उसने मुझे सीने से भी नहीं लगने दिया। हालांकि कैसी ठंडक होती थी उसकी ममता भरी आगोश में। वो मुझे एक छोटे से बच्चे की मानिंद ही तसव्वुर करती थी, लेकिन उस्ताद गफूरे ने आज इस छोटे से बच्चे को बड़ा कर दिया था। उसने 13-13.5 साल के बच्चे को जवानी का एहसास दिला दिया था। न सिर्फ जवानी का बल्कि उस पर एक तोहमत भी लगा दी, और तोहमत भी किससे? एक ऐसी औरत के साथ जिसे वह मां के तौर पर तसव्वुर करता था। चुनाचे आज उस्ताद गफूरे की खैर नहीं थी। अबे सलाबे, क्या कर रहा है तू? चल भट्टी सुलगा, देर हो रही है, बड़ा काम करना है। मुझे आज शाम को मेला है ना, मेले में भी जाना है, तू जाएगा? मैंने कोई जवाब ना दिया और खामोशी से मकान के उस हिस्से की तरफ चल पड़ा जो बैरूनी था और जहां उस्ताद गफूरे की भट्टी थी। मैंने भट्टी को माचिस दिखाई और पंखा चलाने लगा। कोयले आहिस्ता आहिस्ता सुर्खी इख्तियार कर रहे थे, और इससे कहीं ज्यादा सुर्खी मेरी आंखों में रची हुई थी। इससे कहीं ज्यादा जहन्नुम मेरे सीने में सुलग रहा था। उस्ताद गफूरे खाने पीने के बाद बाहर आ गया। मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया था। होता यह था कि पहले मैं भट्टी सुलगाता, इस दौरान गफूरे खा पी लेता, और चंद ही लम्हात के बाद उस्तानी जी बाहर आती और मुझे बुलाकर ले जाती। फिर मुझे भी खाने पीने को मिलता और इसके बाद मैं आकर घुन चलाता था। लेकिन गफूरे को जैसी मेरी परवाह ही नहीं थी, या फिर उसने भी दिल की गहराइयों में कोई बात बिठा रखी थी। वह बाहर आकर अपने काम में मसरूफ हो गया। मैं पंखा चलाता रहा। कोयले पूरी तरह दहक उठे थे। तब उस्ताद गफूरे ने लोहे का एक मोटा सा टुकड़ा कोयले पर रख दिया और उसे उलट पलट करने लगा। वो खामोश था और मैं भी उसके पीछे खामोश बैठा हुआ था। तभी चौधरी नियाज वहां पहुंच गए और कहने लगे, गफूरे, काम शुरू कर दिया भैया? हाँ चौधरी साहब, कोई खास बात है? नहीं भाई, मैं तो ये पूछ रहा था कि शाम को मेले की तरफ जाओगे? दंगल है आज मेले में। अच्छा, कौन लड़ रहा है? अरे वही अपना अमीर दीन, आज बराबर के गांव वालों से उसकी कुश्ती है। चंदल सिंह बहुत अरसे से उसे चित करने के चक्कर में है, लेकिन अपने अमीर दीन पर खुदा का साया है। आज तक चंदल सिंह की कोशिश पूरी ना हो सकी। ठीक है चौधरी साहब, साथ ही चलेंगे, गफूरे ने कहा और चौधरी गर्दन हिलाने लगा। वो अपने साथ एक छोटा सा हुक्का लेकर आए थे, चुनाचे वो हुक्के के कश लेते रहे। गफूरे भी संसी से लोहा उलट पलट करता था। कभी कभी चौधरी साहब के हाथ से हुक्का लेकर उसके 2-3 कश ले लेता। थोड़ी देर के बाद चौधरी साहब उठ गए। लोहा सुर्ख हो चुका था। तब गफूरे ने उसे संसी से पकड़कर नहाई पर रखा और मैं 10 सेर वजनी घुन लेकर अपनी जगह से उठ गया। एक थोड़ी सी जगह खुदी हुई थी जहां खड़े होकर मुझे सुरख लोहे पर घुन बरसाने होते और गफूरे उसे एक खास शक्ल देता। मैंने अपनी जगह खड़े होकर पहला घुन मारा, दूसरा और फिर तीसरा। लोहा आहिस्ता आहिस्ता स्याह होने लगा। गफूरे ने उसे सुर्खी की जानिब से पलटा, चौथा, पांचवा, छठा, और फिर गफूरे ने चौंक कर मुझे देखा। अबे क्या हो गया तुझे? सही चोटें नहीं पड़ रही? जरा हाथ जमा कर मार, वो अपने मखसूस अंदाज में बोला, और मेरे दांत एक दूसरे पर भिंच गए। मैंने आहिस्ता से गर्दन हिलाई और मेरे बदन में एक थरथरी सी पैदा हो गई। मैंने घुन को बुलंद किया और फिर मेरा एक कदम आगे बढ़ गया। घुन नीचे झुका और गफूरे की खोपड़ी पर पड़ा। खोपड़ी की हड्डी तड़ाक से टूटी और फिर घुन उसकी गर्दन तक उतरता चला गया। खोपड़ी के सामने के हिस्से का तो नामो निशान ही मिट गया। गफूरे के हलक से तो आवाज भी नहीं निकली थी। घुन ने पहले खोपड़ी की हड्डी तोड़ी, भेजा निकालकर बाहर फेंका, फिर गर्दन की हंसली तोड़ता हुआ दोनों शानों के बीच पैवस्त हो गया। खून के फवारे उबल पड़े और भट्टी में से छुन छुन की आवाजें आ रही थी। मैंने घुन हटाने की कोशिश नहीं की। मेरे होंठों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट फैली हुई थी। आंखों में सुर्खी चमक रही थी। अब गफूरे उस्तानी को हलाक नहीं कर सकेगा, मेरी मां को नहीं मार सकेगा। उस्तानी जिंदा रहेगी। ये खुद ही जहन्नुम रसीद हो गया। इतनी देर में चौधरी नियाज फिर वापस आ गए। कोई चीज रखी भूल गए थे, लेकिन यहाँ का तमाशा देखकर हुक्का उनके हाथ से दूर जा पड़ा। एक दिल खराश आवाज निकली और वो दौड़ते हुए मेरे नजदीक पहुंच गई। अरे अरे, ये क्या हुआ? उन्होंने खौफ से कांपती हुई आवाज में कहा, और मैंने घुन का बेंटा छोड़ दिया। चौधरी नियाज खौफजदा अंदाज में कई कदम पीछे हट गई और फिर वो चीखते हुए बाहर दौड़े।
अरे गजब हो गया, जल्दी चलो, आओ जल्दी, दौड़ो भागो। कुर्बो जवार में जितने लोग थे उसकी आवाज पर दौड़ते हुए अंदर आ गए। मैं अपनी उसी जगह खड़ा हुआ था जहां से मैं घुन बरसाता था। मेरे पैर एक लम्हे के लिए बेजान से हो गए। हाथों में भी सनसनी हो रही थी। आंखों की सुर्खी शायद बुझ चुकी थी। अंदर से उस्तानी जी ने भी आवाजें सुन ली और झांकने लगी, लेकिन सूरत हाल उनकी समझ में नहीं आई। अलबत्ता जो लोग अंदर पहुंचे थे वो दहशत से कांप रहे थे। जरा सी देर में मेरे गिर्द अच्छा खासा मजमा हो गया। लोग मुझसे तरह तरह के सवालात कर रहे थे, लेकिन मैं खामोश था। गफूरे के बदन से उछलने वाला खून भट्टी को आधी से ज्यादा सर्द कर चुका था। कुर्बो जवार में भी खून ही खून फैला हुआ था, जिसमें भेजे गए टुकड़ों की आमेजिश थी। आंखों से यह मंजर देखा नहीं जा रहा था। फिर किसी ने मेरा बाजू पकड़कर मुझे उस गड्ढे से बाहर निकाल दिया। मैं पीछे हट गया। लोग मुझे झिंझोड़ रहे थे। अरे ये क्या हो गया मूजी, ये घुन, अरे गफूरे का सर कहाँ गया। जितने मुंह उतनी बातें थीं। मुझे पकड़ लिया गया। एक रस्सी मेरे हाथों में बांधी गई, गोया मुझे कातिल तस्वुर कर लिया गया। फिर अंदर से उस्तानी जी की दिल खराश चीख सुनाई दी। शायद अब उन्हें सूरत हाल का सही अंदाजा हुआ। मेरी जहनी कैफियत जूं की तूं रही। बस ख्वाब के से आलम में ये सब कुछ देख रहा था। लोगों के अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे। जितने मुंह उतनी बातें, ना जाने कौन क्या क्या कह रहा था। पुलिस को खबर कर दो, अरे बच्चा है, फांसी लग जाएगा। पर इसने जानबूझकर कहाँ मारा होगा। गलती गफूरे की भी थी। भला 10 शेर का घुन बच्चे के हाथ में दे दिया। नन्ही सी जान है, कितनी उम्र होगी। काठी अच्छी है, ये दूसरी बात है। बस हाथ बहक गया और घुन गफूरे के सर पर पड़ गया। भैया, मैं तो अल्लाह लगती कहता हूँ, कसूर इस बेचारे का भी नहीं है। कसूर कौन देखता है बाबा जी। गफूरे इसके हाथों मारा गया, पुलिस तो इसे पकड़ेगी। अरे तुम अपनी अपनी कहे जा रहे हो, क्या तुम खुद पकड़कर पुलिस थाने ले जाओगे। कौन ले जाएगा इसे पकड़कर, बाबा जी ने सवाल किया। और इस बात पर सबको सांप सूंघ गया। हम लोग अगर थाने जाएंगे तो पुलिस वाले पकड़कर हमें भी बिठा लेंगे। भैया चौधरी साहब के पास ही चलो। और फिर अगर चौधरी साहब के पास नहीं गए तो वैसे भी गलत बात हो जाएगी। चौधरी साहब कहेंगे कि उन्हें पता भी नहीं चल सका और गांव वालों ने अपने तौर पर ही सब कुछ कर डाला। ठीक है, चलो चौधरी साहब के पास चलो। चल भाई चल। और मुझे रस्सी से घसीटते हुए चौधरी साहब के पास ले जाया गया। चौधरी अलमबरदार खान उस बस्ती के चौधरी थे। बहुत बड़ी हवेली थी उनकी। मैंने तो कभी उनकी हवेली के अंदर कदम भी नहीं रखा। दूर से अलबत्ता कई बार उस हवेली को देखा था, लेकिन दिल में कोई आरजू नहीं पैदा हुई। मेरी दुनिया तो बस गफूरे की भट्टी तक महदूद थी। चौधरी साहब की हवेली के दरवाजे पर सारे के सारे रुक गए और चौधरी साहब को अंदर इतला भिजवा दी गई। थोड़ी देर के बाद चौधरी अलमबरदार खान कुर्ता तहमद पहने, पगड़ी सर पर रखे, हाँपते कांपते बाहर आए। अरे क्या हुआ, ये क्या सुन रहा हूं मैं, उन्होंने कहा। चौधरी साहब गफूरे ढलिया मर गया। मगर कैसे। घुन लग गया उसके सर पर, लोहा कूट रहा था। सलाबो उसका शागिर्द, पता नहीं कैसे घुन उसके सर पर पड़ गया, भेजा ही गायब हो गया। अबे भेजे की बात कर रहा है तू, खोपड़ी ही गायब हो गई। किसी दूसरे ने लुकमा दिया। ओह बेचारा मर गया। हाँ चौधरी साहब जी, बेचारा बैठे बैठे मर गया। उसकी तो खोपड़ी ही गायब हो गई। ओह, चौधरी साहब ने परेशान अंदाज में दाढ़ी खुजाते हुए कहा और फिर मेरी तरफ देखकर बोले, क्यों बे, क्या हुआ था। मैं खामोश निगाहों से चौधरी साहब को देखता रहा। मेरे हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। अबे बोलता नहीं है कि क्या हुआ था, घुन कैसे लग गया गफूरे के सर पर। चौधरी साहब ने फिर सवाल किया, लेकिन मैं खामोश ही रहा। चौधरी साहब घबराया हुआ है। इतनी सी जान है, जानबूझकर ऐसा मुश्किल ही से हो सकता है। इसे अंदर लाओ और हाथ खोल दो इसके। हाथ क्यों बांध रखे हैं तुमने। चौधरी साहब उसी लहजे में बोले और मेरे हाथ खोल दिए गए। चौधरी साहब ने मेरे शाने पर हाथ रखा और नरम लहजे में बोले, आओ अंदर आ जाओ, बैठ जाओ, जाओ पानी वानी लाओ इसके लिए। मैं एक चारपाई पर बैठ गया। बहुत सारे लोग चौधरी साहब की हवेली के दरवाजे में दाखिल होने की जुर्रत नहीं कर सकते थे, लेकिन जिन्हें चौधरी साहब ने इशारा किया वो अंदर आ गए। मुझे पानी पिलाया गया। दर हकीकत यह पानी उस वक्त मेरे जलते हुए जहन के लिए बड़े ही सुकून का बायस बना। मैंने पानी के 2-3 गिलास पिए। चौधरी साहब बगौर मुझे देख रहे थे। दूसरे चंद अफराद भी खड़े हुए थे। उनमें से चंद की आंखों में मेरे लिए हमदर्दी के आसार थे और कुछ मुझे मशकूक निगाहों से देख रहे थे, लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मैंने तो सब कुछ सोचना छोड़ दिया। मुमकिन है सोचने के आसार मेरे चेहरे से नमूदार हो जाते, लेकिन उस वक्त मेरे लिए ना सोचना ही बेहतर साबित हुआ। जहन आजाद छोड़ दिया। जो कुछ हो चुका था मैं उससे गैर मुतमईन नहीं था, लेकिन चंद अल्फाज मेरी रहनुमाई कर रहे थे। कुछ लोगों ने यह भी कहा था कि 10 शेर का घुन था। मुमकिन है इत्तफाक से गफूरे के सर पर लग गया होगा।
तो ठीक है, मैं क्यों इस बात का एतराफ़ करूं कि मैंने जानबूझकर गफूरे के सर पर घुन मारा था। भला ये एतराफ़ करने से मुझे कौन सा फ़ायदा हासिल हो सकता था। जाहिर है अगर ये मैं कह देता कि घुन मैंने नहीं मारा बल्कि खुद ब खुद गफूरे के सर पर पड़ गया, गफूरे आगे झुक गया था, या कोई और ऐसी ही बात, तो इससे कम अज कम मैं दूसरों की हमदर्दियां तो हासिल कर सकता था। ना जाने मुझ में कहां से इतनी अकल आ गई कि मैं इस अंदाज में सोचने लगा और दिल ही दिल में इस बात पर मुत्तफिक हो गया कि अगर मुझसे पूछा गया कि घुन कैसे लगा तो फिर मैं यही जवाब दूंगा कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। कई घंटे में वहां रहा। चौधरी साहब ने कुछ लोगों को कहीं भेज दिया और इसके बाद चौपाल जम गई। चंद मुअज़्ज़िज़ लोग आकर बैठ गए। मेरे बारे में फैसला करना था। दूसरी तरफ शायद गफूरे की लाश की तजहीज़ व तकफीन का बंदोबस्त हो रहा था, या फिर शायद उसे पुलिस के हवाले करने के कुछ प्रोग्राम बनाए जा रहे थे। मुझे इस सिलसिले में कुछ ज्यादा मालूमात हासिल नहीं। जिस जगह चौपाल जमी थी मैं उससे ज्यादा दूर नहीं था। चौपाल में चंद बुजुर्ग बैठे हुए थे और चौधरी अलंबरदार बदस्तूर अपनी थोड़ी खुजा रहे थे। फिर उन्होंने सबसे मुखातिब होकर कहा, भाइयों, मैं अमन पसंद आदमी हूँ, कानून का एहतराम करता हूँ। बात कुछ भी हो, मामला एक आदमी के खून का है। मुझे मालूम है कि वो बच्चा है और यकीनन इसने जानबूझकर खून नहीं किया होगा। तुम खुद सोचो मैं इसे कैसे छुपा सकता हूँ। गफूरे के कत्ल की इतला किसी न किसी तरह बाहर निकल ही जाएगी, और अगर हमने खामोशी इख्तियार की तो लोग यही सोचेंगे कि पता नहीं इसमें क्या मसलहत थी। मैंने हमेशा अपनी इज्जत का ख्याल किया है और मैं इस बार भी कानून को धोखा देने की कोशिश नहीं करूंगा। बाकी इस बच्चे की किस्मत है। हाँ, एक बात मैं थानेदार से जरूर कह दूंगा कि बच्चा बेकसूर है और इसने इससे पहले कभी ऐसी कोई हरकत नहीं की जिससे इस पर कोई शुबा किया जा सके। चौधरी अलमबरदार खान ने कहा। ठीक है चौधरी साहब, जैसा आप मुनासिब समझें। आप बेहतर सोचते होंगे। बाहर सूरत बड़ी ही अफसोसनाक मौत है। बेचारी गफूरे की बीवी बेवा हो गई। उस बेचारी का तो और कोई जरिया भी नहीं। खैर ये तो कोई बात नहीं, कुछ न कुछ कर ही लेगी। कोई ना कोई बंदोबस्त हो ही जाएगा। गफूरे तो मर गया, लेकिन मैं इस बच्चे की बाबत सोच रहा हूँ। बेचारा बच्चा, ना जाने क्या होगा इसका। ठीक है, ये हमारी बस्ती में किसी का बच्चा नहीं है। मुझे ये भी याद है कि बारिश के पानी में बहता हुआ आया था ये, लेकिन बहरहाल पूरी बस्ती ने इसे जगह दी थी। गफूरे ने इसे अपने पास रखा। तवील अरसे से वो इसके साथ था और इससे भी हम लोगों को इतनी ही हमदर्दी हो सकती है जितनी गफूरे से। लेकिन कानून का पेट तो भरना ही होता है। ये मामला कानून ही के हाथों बेहतर तौर से सुलझेगा। मैं इससे चशमपोशी इख्तियार नहीं कर सकता। चशमपोशी इख्तियार भी नहीं करनी चाहिए चौधरी साहब। बात पुलिस के हाथ में आएगी तो सारे भेद खुल जाएंगे। जलाल चचा जो अभी अंदर दाखिल हुए थे तंजिया लहजे में बोले और लोग उनकी जानिब देखने लगे। फिर किसी ने कहा, कैसे भेद खुल जाएंगे जलाल चचा? क्या बताऊं भैया, दुनिया की उम्र बहुत कम रह गई है। जलाल चचा मुदब्बराना अंदाज में बोले। पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो जलाल चचा? जो बात है उसे साफ साफ कहिए। बस जी, क्या साफ साफ कहूं? आसमान बस गिरने ही वाला है जमीन पर। मैंने सुना तो हाथ पांव के नीचे से जमीन निकल गई। आंखों में अंधेरा छा गया। मुझे क्या मालूम था कि ये मूजी ये रंग लाएगा। अरे अरे जलाल चचा, आप इस बच्चे के बारे में कह रहे हैं? किसी ने कहा। अरे मियाँ, तुम जिसे बच्चा कह रहे हो ना, सांप है सांप। अरे तौबा तौबा, कोई इसकी मासूम शक्ल देखकर सोच भी नहीं सकता कि ये इतना जहरीला सांप होगा। क्या कह रहे हो जलाल चचा? आप मेरे सामने हैं। क्या कहना चाहते हैं आप इस बच्चे के बारे में? चौधरी साहब, देर से पहुंचा हूं। मुझे तो इस चौपाल में बुलाया ही नहीं गया। लेकिन चौधरी जी, हमेशा पते की बात कहता हूँ और खरी कहता हूँ। जो कुछ आप इस बच्चे के बारे में सोच रही हैं ना, वह बिल्कुल गलत है। बेवकूफ बना रहा है ये आप सब लोगों को, समझे आप? जलाल चचा ने कहा। क्या मतलब हुआ इस बात का? चौधरी अलमबरदार उसीले अंदाज में बोले। मतलब मैं बताता हूँ, बल्कि इससे ही पूछ लो। अरे कल ही की बात है, मुझे क्या पता था कि गफूर अपनी जिंदगी के आखिरी अल्फाज अदा कर रहा है मेरे सामने। मुझे क्या पता था कि इस छोटी सी बात का इतना बुरा नतीजा निकलेगा। पूछो इससे, पूछो कल क्या हुआ था। आप ही बता दें जलाल चाचा, आप शायद कोई बहुत दूर की कोड़ी लेकर आई हैं। चौधरी अलमबरदार ने तंजिया अंदाज में कहा। हाँ भाई, मैं ही बताऊंगा। ये गुनाहगार आंखें खुद सब कुछ देख चुकी हैं। ये गुनाहगार कान सब कुछ सुन चुकी हैं। कल रात की बात है। गफूरे दारू पीकर घर पहुंचा था। फिर चौधरी अलमबरदार ने पूछा, ये लड़का अंदर मौजूद था? गफूरे ने इसे और अपनी जोरू को ऐसी हालत में देखा कि वो बर्दाश्त ना कर सका। सारा नशा हिरन हो गया उसका। कुछ कह सुनकर मेरे पास पहुंचा और मुझे बुला कर ले आया। गफूरे की जोरू इस लड़के के फेर में फंसी हुई है। तौबा तौबा, बड़ी बुरी बात थी। मगर मैंने बड़ा समझाया बुझाया चौधरी साहब, और समझाने बुझाने के बाद तो मैं वहां से चला आया। बिगड़ गई थी वो मुझ पर भी और गफूरे पर भी।
और इस लड़के पर जान निछावर किए दे रही थी। यह है पूरा खेल। और अब इस खेल की रोशनी में आप खुद सोच लें कि गफूरे का खून कैसे हुआ। जलाल चचा, आप बकवास कर रही हैं, चौधरी अलंबरदार ने कहा। क्यों भाई, क्यों बकवास कर रहा हूँ? अपनी आंखों देखी बात कह रहा हूँ। क्यों बे सलाबो, जरा बोल तो सही, क्या हुआ था कल रात? मैं फिर खामोश रहा। तब चौधरी अलंबरदार मेरी तरफ मुतवज्जा हुए। सलाबो, क्या ये दुरुस्त कह रहा है कि जलाल चचा कल रात गफूरे के घर आए थे? हाँ, ये दुरुस्त है चौधरी साहब, मैंने जवाब दिया। और गफूरे और उसकी बीवी की लड़ाई हुई थी? हाँ चौधरी साहब, उन दोनों की लड़ाई हुई थी, मैंने जवाब दिया। क्यों? इसलिए कि गफूरे उस्ताद ने दारू पीकर उस्तानी जी को मारा था और मैंने गफूरे से कहा था कि उस्तानी जी को ना मारो, वो बेकसूर हैं। क्यों कहा था तूने? इसलिए कि उस्तानी जी मेरी माँ की हैसियत रखती हैं। मैंने चौधरी साहब माँ को कभी नहीं देखा, लेकिन उस्तानी जी मुझे माँ की तरह ही लगती हैं। अरे तौबा तौबा, माँ की तरह लगती हैं? अरे माँ को बदनाम कर रहा है, बेगैरत, बदनस्ल। जलाल चचा ने कहा और मैं जलाल चचा को देखने लगा। फिर मेरे मुंह से गुर्राई हुई आवाज निकली। जलाल चचा, मैं बदनस्ल हूं? कैसे कह सकती हो तुम ये बात? और कैसे तुम मेरे और मेरी माँ के ऊपर तोहमत लगा सकती हो? चौधरी साहब, बिलाल चचा को रोक लें, वरना गफूरे उस्ताद तो इत्तफाकिया तौर पर मारा गया, लेकिन जलाल चचा को मैं इस तरह मारूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। देखा चौधरी साहब, तुम इसे बच्चा कहते हो, इसके ज़हन में मरने मारने का तस्वुर मौजूद है, समझे? अरे मैं कहता हूँ सांप है ये, मूजी है, इसे फौरन पुलिस के हवाले किया जाए। सरकार से कहकर इसे फांसी दिलवाई जाए। इसने गफूरे की बीवी को खराब किया, अपने उस्ताद को मारा, और अब ये बहुत बड़ा मुजरिम बन जाएगा, मैं कह ही देता हूँ। इसके चेहरे से पता चल रहा है। कमबख्त को देखो, सांड का सांड हो रहा है। गफूरे की कमाई खा खा कर और उस पर वार कर डाला। अरे तौबा तौबा, हाय हाय। ठीक है जलाल चचा, गफूरे को तो मैंने मारा हो या ना मारा हो, वो एक अलग बात है, लेकिन खुदा की कसम तुम्हें इस तरह पत्थरों से कुचल कुचल कर मारूंगा कि तुम मौत के बाद भी तड़पते रहोगे, समझे इस बात को? याद रखना जलाल चचा, तुमने मेरी माँ पर तोहमत लगाई है, बस तुम सोच लेना। अबे जा, सोच लिया? अच्छी तरह, बड़े देखे हैं माँ के सपूत। और चौधरी साहब, मैं तो बड़े अच्छे वक्त पर आया, वरना ये सुसरा तुम्हारे जहन में ना जाने क्या क्या डाल देता। तुमने सुन ली इसकी बातें? अब तो तुम्हें पता चल गया कि ये इतना मासूम नहीं जितना शक्ल से नजर आता है, जलाल चचा ने कहा। ना जाने आपको इससे क्या दुश्मनी है जलाल चचा, मैं कह चुका हूं कि ये मामला मैं अपने हाथ में नहीं रखूंगा। पुलिस इस मामले को बेहतर तौर पर हल कर सकेगी। मगर पुलिस है कहाँ? जलाल चचा ने कहा। आदमी भेजे हुए हैं, थानेदार साहब आते ही होंगे। आखिर फासला है, उन्हें भी आने में कुछ वक्त लगेगा, चौधरी साहब ने कहा। और फिर ये मीटिंग बर्खास्त हो गई। मुझे वहीं रहने दिया गया। चौधरी साहब के 4 आदमी मेरी निगरानी कर रहे थे। वैसे मैं इतना पक्का नहीं था कि वहां से भागने की सोचता। अलबत्ता मैंने ये सोच रखा था कि गफूरे के सिलसिले में किसी बात का एतराफ नहीं करूंगा। ये नहीं कहूंगा कि मैंने उसे जानबूझकर घुन मारकर हलाक किया है। इस बात से मैं बहुत मुतमईन था। लोग मेरे चेहरे से कोई खास अंदाजा नहीं लगा सकते थे। तकरीबन 1:30 बजा होगा उस वक्त दिन का, जब पुलिस घोड़ों पर सवार होकर पहुंच गई। आगे आगे लंबी मूंछों वाले थानेदार जी थे, जो पुलिस की वर्दी पहने हुए थे। उनके पीछे पुलिस के सिपाही, जो हवेली से बाहर ही रुक गए। थानेदार साहब भी चौधरी अलंबरदार की इजाजत के बगैर ही अंदर आ गए। उन्हें बैठने के लिए मुंडे पेश किए गए और चंद बड़े बड़े आदमी वहां बैठ गए। थानेदार साहब ने मेरा बगौर जायजा लिया और फिर चौधरी साहब से बोले, कुछ अल्फाज मेरे कानों तक पहुंच चुके हैं चौधरी साहब, आपकी बस्ती में खून हो गया है। हालांकि ये बस्ती तो अमन पसंदों की बस्ती है, यहाँ इससे पहले कभी कोई वारदात नहीं हुई। चौधरी साहब, बुराइयां कहाँ नहीं होती। क्या वाकया हुआ है, क्या आप मुझे तफसील बताएंगे? कुछ नहीं, तफसीलात मालूम करना तुम्हारा काम है थानेदार साहब। सूरत हाल ये हुई है कि ये बच्चा काफी अरसे से गफूरे ढलिया के यहाँ परवरिश पाता रहा है और उसके यहाँ काम करता रहा है। बज़ाहिर एक नेक नाम बच्चा है। आज सुबह घुन चलाते हुए इसका घुन कुछ गलत हो गया और गफूरे के सर पर पड़ा। उसकी वजह से गफूरे हलाक हो गया। हमने उसी वक्त इसको पकड़वा कर यहाँ मंगवा लिया और अब आपका इंतजार कर रहे थे। क्या उम्र होगी चौधरी साहब इस बच्चे की? गालिबन 13 या 14 साल। गोया बालिग नहीं है, मगर लगता तो तगड़ा जवान है, थानेदार ने कहा। काठी अच्छी है इसकी, लेकिन उम्र इतनी ही है, इसमें कोई शुबा नहीं, चौधरी अलंबरदार ने जवाब दिया। माँ बाप क्या कहते हैं इसके? थानेदार साहब ने पूछा। कोई नहीं है इसका इस बस्ती में, बल्कि इस बस्ती का बच्चा भी नहीं है, लेकिन बहुत छोटा सा था, गालिबन 3 या 4 साल का, जब बाढ़ में बहता हुआ आया था और उसके बाद से ये इसी बस्ती में रहता है। गोया अकेला है?
तो चौधरी साहब क्या करना है इसका? क्या मतलब है इस बात का? कानून को इस सिलसिले में क्या करना चाहिए ये मैं बताऊंगा। अरे नहीं नहीं चौधरी साहब, मेरा मकसद ये नहीं था, बल्कि बात कुछ और थी। थानेदार ने हंसते हुए कहा, क्या बात थी? बात यह है चौधरी साहब कि आपकी बस्ती का मामला है, आप जैसा हुक्म देंगे वैसा ही किया जाएगा। अब ये कैसे कहा जा सकता है कि घुन किस तरह उसके सर पर लगा? मुमकिन है इसने जानबूझकर मारा हो, या फिर मुमकिन है इसने जानबूझकर ना मारा हो। ये बात तो आप इसी से मालूम कर सकती हैं, चौधरी साहब ने जवाब दिया। अच्छा अच्छा, गोया आपको इस मसले में कोई दिलचस्पी नहीं है। बस चौधरी साहब यही पूछना चाहता था। ठीक है जी, मैंने तो बस वफादारी की वजह से ये बात पूछी थी कि मुमकिन है चौधरी साहब की मर्जी कुछ और हो और मैं कोई गलत काम कर दूं। नहीं, कानून की जरूरत जिस तरह पूरी होती हो मुझे वही बात पसंद होगी, चौधरी साहब ने जवाब दिया। सुभान अल्लाह, मुझे पता है चौधरी साहब कि कभी आपकी बस्ती में कोई जुर्म नहीं हुआ, और मैं फखर से ये बात कह सकता हूँ कि चौधरी अलमबरदार खान की बस्ती अमन पसंदों की बस्ती है। अच्छा जी, तो ठीक है, मैं इसे ले जाऊंगा। जरा किसी आदमी को मेरे साथ भेज दें गफूरा ढलकिया के यहाँ। उसके जोरू जाता भी हैं, मेरा मतलब है बच्चे वगैरह। बच्चा कोई नहीं है, जोरू है, चौधरी साहब ने जवाब दिया। अच्छा अच्छा, तो फिर मैं उसी से मिल लूं? हाँ मिल लें, मगर एक बात और भी सुन लें आप, चौधरी साहब ने कहा। वो क्या जी? किसी की बात पर कान न धरें, इंसाफ और कानून के तकाजे जो कुछ कहते हैं वही करें। यहाँ बहुत से लोग बहुत सी बातें कहेंगे, उनकी बातों पर कान न धरें। वो बच्चा है, आपको सही अंदाजा करना है। अगर ये बच्चा किसी भी गलती का मुर्तकिब हुआ थानेदार साहब, तो हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि इसकी उम्र नासमझी की उम्र है, और नासमझी की उम्र में अगर कोई बात हो जाए तो उस पर हमदर्दी से गौर करना चाहिए। हमारे अपने भी बच्चे हैं। बिल्कुल जी, आप इसे यहीं रहने दें, मैं जरा गफूरे ढलिए के यहाँ होकर आता हूँ। ठीक है, चौधरी साहब ने जवाब दिया, और थानेदार साहब चाय पानी के बाद गफूर ढलिए के यहाँ चले गए। गफूर ढलिए के यहाँ जलाल चचा मौजूद थे, और जलाल चचा हकीकत कहने के लिए बुरी तरह बेताब थे। वैसे ये बात भी उनके कानों तक पहुंच चुकी थी कि चौधरी साहब इस सिलसिले में अभी तक लाताल्लुक ही रही हैं। यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि सलाबो मुजरिम नहीं है। गोया इस तरह इस बात का खदशा भी नहीं रहा कि चौधरी साहब की मुखालफत मोल लेनी पड़ेगी। थानेदार साहब तो गफूरे ढलिए के यहाँ चले गए। चौधरी साहब के यहाँ से भी मजमा मुंतशिर हो गया। मैं अपनी जगह बैठा हुआ था। चौधरी साहब ने बड़े एहतमाम से मेरे लिए खाना मंगवाया और मेरे नजदीक आकर बैठ गए। खाना खाओ बेटे, खाना खाओ। जो कुछ हो चुका वो खुदा की मर्जी थी, और जो कुछ होगा उसमें भी खुदा की मर्जी होगी। मेरी दुआ है कि खुदा बेहतर ही करे। हाँ, अगर तुम मुझे अपना बुजुर्ग समझते हो तो मुझे सच बात बता दो, क्या हुआ था? चौधरी साहब कुछ नहीं हुआ था, मैं घुन चला रहा था। कोई खास बात नहीं थी, रात को ठीक से सोया नहीं था, बस नींद नहीं आई थी। मच्छर काट रहे थे, मेरे बदन पर मच्छरों के निशानात भी पड़े हुए हैं, बस नींद ही नहीं आई। सुबह ही सुबह तैयार होकर घुन चलाने आ गया। गफूरे उस्ताद काम कर रहा था, मैं घुन चला रहा था, मगर मुझे नींद के झोंके आ रहे थे। फिर ना जाने मेरा हाथ बहक गया या गफूरे उस्ताद आगे बढ़ाया। घुन लोहे पर पड़ने की बजाय गफूरे उस्ताद के सर पर पड़ गया, और बस इसके बाद से जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। तुम सच कह रहे हो? हाँ चौधरी साहब। एक बात बताओ सलाबो, गफूरे की बीवी नौजवान है? जी चौधरी साहब। तुम्हें कैसी लगती है वो? जी चौधरी साहब, बहुत अच्छी है। वो तुम्हारे साथ क्या सलूक करती है? मैंने माँ को नहीं देखा चौधरी साहब, लेकिन लोगों की माँओं को देखा है। वो बहुत से बच्चों की माँओं से अच्छी थी, बड़ा ही चाहती थी मुझे, मेरी हर बात का ख्याल रखती थी। मैं भी उसे माँ ही की तरह चाहता हूँ। खुदा रहम करे उन लोगों पर भी, और तुम पर भी, उन पर भी जो तुम पर बुराइयों का इल्जाम लगाते हैं। बाहर सूरत वो इंसाफ करने वाला है, तुम फिक्र मत करो बेटे, खुदावंद करीम इंसाफ करेगा, चौधरी साहब ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा। मैंने पेट भरकर खाना खाया। ना जाने क्यों मुझे किसी किस्म का खौफ नहीं था। इसकी बुनियादी वजह यह भी हो सकती थी कि मैं होने वाले हालात से कतई नावाकिफ था। थानेदार जी अभी वापस नहीं आए थे कि एक शानदार जवान स्याह रंग के घोड़े पर सवार अंदर दाखिल हुआ। बदन पर शिकारी वर्दी थी, हाथ में राइफल। बहुत ही अच्छी शक्ल सूरत का मालिक ये चौधरी साहब का बेटा जागीरदार खान था। दो घोड़े सवार उसके पीछे और चले आ रहे थे। जागीरदार खान हवेली में दाखिल होकर घोड़े से उतरा और साइस ने उसका घोड़ा पकड़ लिया। जागीरदार खान का बदन पसीने में भीगा हुआ था। वो अंदर की तरफ जाने लगा और उसकी निगाह मुझ पर पड़ गई। वो लम्हे के लिए ठिठक गया। चौधरी साहब उस वक्त मेरे पास ही खड़े थे। उसने चौधरी साहब को सलाम किया और उनके नजदीक आ गया। क्या हो रहा है बाबा जान? उसने पूछा। कुछ नहीं जागीरे, आज एक अजीब मामला पेश आ गया है। क्या मामला पेश आ गया है, और कौन है ये लड़का? सलाबो है इसका नाम। वेरी गुड।
उम्र छोटी लगती है मगर कद काठ पहलवानों का सा है। आज शाम को मेला है ना बाबा जान? हाँ बेटे, आज मेला है, लेकिन यहाँ आज एक दूसरा ही मेला हो गया है। हुआ क्या? क्या बात है? खून हो गया आज बस्ती में। अरे किसका खून? गफूरे ढलिए का। किसने कर दिया? इस बच्चे के हाथों। वाह, गोया मेरा अंदाजा दुरुस्त था। जागीरदार खान मुस्कुराकर बोला। क्या मतलब? चौधरी अलंबरदार खान ने हैरत से पूछा। कुछ नहीं बाबा जान, आपको पता है कि मैं चेहरा शनास हूँ। इस लड़के के चेहरे पर एक खास बात देख रहा हूँ। मामूली चीज नहीं है ये बाबा जान, आप यकीन कर लें। बड़ी ही शानदार शख्सियत का मालिक निकलेगा एक दिन। और फिर अभी से इसने अपना कारनामा दिखा दिया। क्यों खून कर दिया इसने गफूरे ढलिए का? जागीरदार खान ने पूछा। जागीरे, तू इस अंदाज में बात कर रहा है जैसे कोई बात ही ना हो। मुझे इतना दुख है कि मैं बयान नहीं कर सकता। क्यों बाबा जान, गफूरे ढलिए से आपका कोई खास ताल्लुक था? अरे नहीं, किसी से मेरा कोई खास ताल्लुक नहीं है। मगर तुम इस बच्चे की उम्र देखो और अब आने वाले वक्त के बारे में सोचो। पता नहीं क्या सलूक हो इस बेचारे के साथ। मुमकिन है खून के इल्जाम में फांसी भी हो जाए। तो छोड़िए ना बाबा जान, क्या जरूरत है? थानेदार को बुलाकर कह दीजिए कि कोई सिलसिला नहीं है, बस इत्तेफाक की बात थी। मगर इसने मारा कैसे उसे? खून से मार दिया, भेजा निकल गया बाहर, खोपड़ी तोड़ दी। वंडरफुल, देखा मैंने कहता था। जागीरदार खान फिर उसी अंदाज में बोला। लेकिन चौधरी अलंबरदार की कड़ी निगाहें देखकर खामोश हो गया। मेरा मतलब है बाबा जान, कत्ल भी शानदार पैमाने पर हुआ है। इस बच्चे को बचाना हमारा फर्ज है, इसे बचा लें बाबा जान। नहीं भाई, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मैं कानून को अपने हाथ में कभी नहीं ले सकता। हालांकि थानेदार साहब ने भी मुझसे यही सवाल किया था कि क्या करना है इस सिलसिले में। अब तुम बताओ कि मैं इसे ये कह सकता हूँ कि एक कातिल को माफ कर दिया जाए, तफ्तीश की जाए। अगर बच्चा इत्तफाक के इस मामले में मुलविस हुआ है तो जाहिर है कानून का फर्ज है कि उसके साथ रहम करे। और अगर ये कत्ल जानबूझकर किया गया है और इसमें कोई ऐसी बात ढकी छुपी है तो फिर मैं किसी कातिल को बचाने की सिफारिश नहीं कर सकता। थानेदार साहब कहाँ हैं बाबा जान? जागीरदार खान ने पूछा। गफूरे ढलिए के यहाँ गए हुए हैं तफ्तीश करने के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, मैं चलता हूँ, जागीरदार खान ने कहा और अंदर चला गया। भला उसे मेरे मामले से क्या दिलचस्पी हो सकती थी? थोड़ी देर के बाद जबकि मैं खाने वगैरह से फारिग होकर चौधरी साहब के कहने पर आराम करने लेट गया, थानेदार अपने आदमियों के साथ वापस आया। उसके खाने का बंदोबस्त हवेली में ही किया गया। फिर उसने खाना खाया। इसके बाद वो उस जगह पहुंच गया जहां मैं मौजूद था। पता नहीं उसने अलंबरदार खान के साथ क्या गुफ्तगू की और मामला किस हद तक गया था। फिर वो मेरे नजदीक आ गया। 3 सिपाही उसके साथ मौजूद थे। सिपाहियों ने मेरे हाथों में हथकड़ी डाल दी और फिर थानेदार ने कड़क लहजे में कहा, चलो। कहाँ? मैंने कहा, चलो, फजूल बातें नहीं करते। थानेदार के लहजे में गुर्राहट थी। मैं खामोशी से उसके साथ आगे बढ़ गया। मुझे एक घोड़े पर सवार कराया गया, हाथ पीछे बांध दिए गए। एक सिपाही मेरे पीछे बैठा हुआ था, बाकी सिपाही भी घोड़ों पर सवार हो गए। थानेदार साहब ने चौधरी अलंबरदार खान को सवाल किया और उसके घोड़े वापसी के लिए मुड़ गए। मेरी जिंदगी का एक नया सफर शुरू हुआ था। मैंने कहा ना, बचपन से मैं इसी बस्ती में था। बस कुछ मीठे मीठे से नकूश उस वक्त के जहन में बाकी थे जब कोई घर था मेरा, कुछ लोग थे। कौन थे, क्या थे, कैसे थे, मुझे कुछ याद नहीं। इसके बाद मुझे फज्जू माची याद था, या फिर रमजान, और उसके बाद गफूरे और उसकी बीवी यानी उस्तानी जी। बस ये बस्ती मेरे लिए एक ऐसी जगह थी जहां तक मेरी पूरी मालूमात महदूद थी। इससे आगे क्या था, ना कभी मैंने मालूम करने की कोशिश की और ना मुझे मालूम हुआ। लेकिन अब मेरी परवाज एक नई दुनिया की जानिब थी। मैं नहीं जानता था कि ये नई दुनिया मेरे लिए कैसी होगी और मुझे उसमें क्या करना होगा। घोड़े की सवारी भी मेरे लिए जिंदगी का नया तजुर्बा थी। हालांकि मेरे हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे और मुझे खौफ था कि अगर घोड़े ने ठोकर खाई तो नीचे गिर पड़ूंगा। लेकिन इसके बावजूद मुझे बड़ा लुत्फ आ रहा था। खौफ और दहशत का एहसास मेरे ज़हन में मौजूद नहीं था। जो कुछ मैंने सोचा था उस पर मैं अटल था कि थाने जाकर थानेदार को यही बताऊंगा कि घुन इत्तफाकिया तौर पर गफूरे के सर पर लग गया। काफी देर तक ये सफर जारी रहा। घोड़े बर्क रफ्तारी से दौड़ रहे थे और उस वक्त शाम के धुंध लग के जमीन पर उतरने लगे जब मैं एक छोटी सी बस्ती में पहुंच गया। बस्ती क्या थी, बस चंद मकानात थे और उसके पास ही थाने की इमारत थी। अगर कोई और बस्ती थी तो वहां से कुछ फासले पर थी। चूंकि दूर दूर तक खुले मैदान नजर आ रहे थे, थाने की इमारत अच्छी खासी वसी थी। उसका एक अहाता था जिसमें बेशुमार दरख्त खड़े हुए थे। दरख्तों के नीचे चारपाइयां बिछी हुई थीं। यहाँ पुलिस वाले बैठे हुए अपने अपने मशागिल में मसरूफ थे। थानेदार को देखकर सब खड़े हो गए। थानेदार ने मुझे वहां उतारा, मेरे हाथ खोले गए और मुझे सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। वो रात सलाखों के पीछे गुजरी।
थानेदार ने मुझसे कोई सवाल नहीं किया था। रात को मुझे खाने को भी दिया गया और मैं इत्मीनान से खाना वाना खाकर जमीन पर सो गया। मेरे लिए ये सारी बातें अजनबी नहीं थी। दूसरी सुबह थानेदार ने मुझे लॉकअप से निकलवाया और अपने दफ्तर में बुलवा लिया। उसके सामने ही मेज पर एक मोटा सा रोल रखा हुआ था। उसने रोल को मेज पर बजाया और मैं सीधा होकर खड़ा हो गया। वो बगौर मेरी शक्ल देख रहा था। उसने अपने आदमी को इशारा किया और उसने दरवाजा बंद कर दिया। थानेदार बड़ा सा हुंकारा भरकर मेरी तरफ मुतवज्जा हो गया। फिर बोला, तो तेरा नाम सलाबो है? जी, मैंने जवाब दिया। सलाबो दोस्तों की तरह बात करेगा या दुश्मनों की तरह? जी थानेदार साहब, मेरा मतलब है सही बात बता दे तो मेरी तेरी दोस्ती भी हो सकती है और मैं तेरे लिए आसानियां भी फराहम कर सकता हूँ। अगर झूठ बोला तो समझ ले कि खैर नहीं है तेरी। जी सही बात बताऊंगा थानेदार जी, मैंने जवाब दिया। तो ये बता कि गफूरे की बीवी कैसी थी? जी कैसी थी वो? जवान तो है, मैं खुद अपनी आंखों से देख चुका हूँ, खूबसूरत भी है। क्या करती थी वो तेरे साथ? थानेदार जी आप भरोसा करें कि वो मुझे बहुत प्यार करती थी, खाना खिलाती थी, मुझे अपनी औलाद की तरह चाहती थी। बस यहीं से तू झूठ बोल रहा है। बाकी बातें तो मैंने मान ली कि प्यार करती होगी तुझे वो, और उस वक्त जब गफूरे घर में नहीं होता होगा तो तू। थानेदार ने कहा और मुस्कुराने लगा। थानेदार जी उसके बारे में कोई बुरी बात मत कहो, वो मेरी माँ थी, मैंने माँ नहीं देखी। लेकिन तुम भरोसा करो मैंने हमेशा उसे माँ की तरह चाहा है। देख मामा करके बकवास मत कर वरना दांत तोड़ दूंगा तेरे, एक घूंसा मारकर। मुझे जानता है कौन हूं। तुम क्या कहलवाना चाहते हो थानेदार जी? कहलवाना नहीं चाहता, सही बात मालूम करना चाहता हूँ। सही बात वही है थानेदार जी जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। तो गोया तुम दोनों फरिश्ते थे, फरिश्ते। क्यों? थानेदार ने एक हाथ उठाकर कहा। वो तो मैं नहीं जानता थानेदार जी, मगर जो गंदी बात तुम कह रहे हो मैं उसे नफरत करता हूँ। वो बहुत अच्छी थी, मैं उसे माँ की तरह चाहता था। और गफूरे को भी मैं बाप की तरह चाहता था। वो मेरा उस्ताद था, उसने मुझे पाला था, परवरिश की थी, मुझे खाने को देता था। और तूने अपने बाप को हलाक कर दिया, थानेदार ने कहा। एक लम्हे के लिए मैं खामोश रहा, फिर मैंने भारी आवाज में कहा, देखो थानेदार जी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, ये बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो। तुम अगर मुझे जान से मार दोगे तो मैं खामोशी से मर जाऊंगा, कोई मेरी लाश भी लेने नहीं आएगा। लेकिन जो कुछ मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल सच कह रहा हूं। उस्ताद गफूरे हस्बे मामूल काम कर रहा था, मैं नींद में था। मैं नहीं जानता कि मैं आगे बढ़ गया या उस्ताद आगे बढ़ाया। घुन बिल्कुल इत्तफाक से उस्ताद के सर पर लग गया, वरना मैं भला अपने उस्ताद को मार डालता। शक्ल से ही बेटे बड़ी चीज मालूम होता है तू, मगर मुझे नहीं जानता, मैंने बड़े बड़ों की जुबान खुलवा ली है। कुछ भी हो, तुझे गफूरे के कत्ल के इल्जाम में फांसी दी जाएगी, समझा तू? बचने की सिर्फ एक ही शक्ल है, सिर्फ एक ही शक्ल। मैं बचना भी नहीं चाहता। मैंने जो कुछ किया ही नहीं उसका एतराफ कैसे कर लूं? मैंने जवाब दिया, ठीक है बेटा, जब उल्टा लटकाकर बैद पड़ेंगे तो सारी बातें खुद ही कबूल कर लेगा। तुम्हारा जो दिल चाहे थानेदार जी, मैंने तुमसे जो बात कह दी सो कह दी। देख सलाबो, मान जा। मैं यूं करता हूं कि गफूरे की बीवी को बुलवाता हूं बयान लेने के लिए, तो वो सब कुछ मेरे सामने उससे कहना जो गफूरे की गैर मौजूदगी में कहता रहा है। जब वो तेरे फेर में आ जाए तो मैं तेरे पास आ जाऊंगा, और उसके बाद। थानेदार ने आंख दबाई। उसके बाद तेरी जान बच सकती है, समझा तू? और मैं कुछ नहीं समझा थानेदार जी, जो कुछ तुम कह रहे हो वो मैं नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं कहूंगा। बस मैंने तुमसे जो कह दिया है वही बात सच है, अकड़ मत, वरना तेरे चीखने तक की आवाजें बाहर नहीं जाएंगी। थानेदार ने गुस्सीले लहजे में कहा। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन आ मरा? कौन है? थानेदार ने सवाल किया और एक कोने में खड़े हुए सिपाही ने दरवाजा खोल दिया। लेकिन जो कोई अंदर दाखिल हुआ था उसे देखकर थानेदार जल्दी से खड़ा हो गया। अरे अरे छोटे सरकार, आप यहाँ कैसे? कोई खास बात हो गई है? मुझे बुलवा लिया होता। थानेदार ने न्याजबंदी से कहा। चौधरी अलंबरदार खान का बेटा जागीरदार खान एक खूबसूरत लिबास में मलबूस मस्त हाथी की तरह झूमता हुआ अंदर आ गया। उसकी मुस्कुराती निगाहें मुझ पर पड़ी और फिर वो थानेदार को देखने लगा। थानेदार ने फौरन सिपाही को इशारा किया और सिपाही फौरन कुर्सी साफ करने लगा। तशरीफ रखिए छोटे सरकार, कैसे आ गए? आप तो इस थाने में पहली बार ही आए हैं। और हाँ, शायद आखिरी बार भी, जागीरदार खान ने जवाब दिया। नहीं नहीं, हम सब आपके खादिम हैं। अगर कोई काम हो तो हमें जरूर आगाह करें, हमें बुलवा लिया करें। वैसे आपके यहाँ आने से मुझे बड़ी खुशी हुई है। छोटे जागीरदार जी, बड़े जागीरदार ने तो कभी थाने का रुख भी नहीं किया, हालांकि मैंने कई बार दावत दी। शरीफ आदमी थानों का रुख कहाँ करते हैं? थानेदार साहब बैठिए, आप भी बैठिए, जागीरदार खान ने कहा और खुद कुर्सी पर बैठ गया।
थानेदार अपनी कुर्सी पर बैठ गया। मैं खामोश निगाहों से छोटे सरकार यानी जागीरदार खान की शक्ल देख रहा था। सुर्खो सफेद चेहरा, बहुत बड़ा सर जिस पर घने बाल बिखरे हुए थे, आंखें बड़ी बड़ी और अंगारों की तरह सुरख ठोड़ी, साफ मूंछें दोनों तरफ लटकी हुई, लंबा तड़ंगा बदन। देखने में बड़े ही अच्छे लगते थे छोटे सरकार। और थानेदार साहब जिस तरह उनके कदमों में पीछे जा रहे थे, वो भी मेरे लिए बड़ी दिलचस्प बात थी। हालांकि थानेदार का रोब इस पूरे थाने पर और आम लोगों पर ज्यादा होता था, लेकिन छोटे सरकार के सामने तो वो भीगी बिल्ली बन गई और इस कोशिश में मसरूफ थे कि किसी भी तरह छोटे सरकार उनसे खुश हो जाएं। क्या हशर किया आपने इसका थानेदार जी? किसका छोटे सरकार? मैं इसी की बात कर रहा हूँ जो इस वक्त भी आपके पास मौजूद है। मैंने तो सोचा था कि शायद आप इसकी खाल उतार कर खूंटी पर टांग चुके होंगे। अभी शुरू नहीं किया सरकार, लेकिन मजाल है इस भूतनी वाले की कि असल बात गोल कर जाए। वैसे छोटे सरकार, आपकी बस्ती की इज्जत हमें अपनी इज्जत की तरह प्यारी है। भला मजाल है किसी की जो आपकी बस्ती को बदनाम कर दे। अगर इस लौंडे ने कत्ल किया है तो ये काम मेरा है कि मैं इसे फांसी दिलवाऊं। अरे नहीं नहीं थानेदार जी, आप तो बड़े तजुर्बाकार हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि आपका तजुर्बा बड़े बड़े अफसरों से कहीं ज्यादा है। आपका क्या ख्याल है, इसने ये कत्ल जानबूझकर किया है? छोटे सरकार ने सवाल किया और थानेदार जी की हालत खराब हो गई। वो शायद समझ नहीं सके थे कि छोटे सरकार का मकसद क्या है। आया वो मुझे कातिल साबित करना चाहते हैं या बेगुनाह? छोटे सरकार भी थोड़ी देर तक तो लुत्फ लेते रहे। वो खुद भी थानेदार जी की हालत को समझ रहे थे और फिर उन्होंने थानेदार जी की मुश्किल हल कर दी। मुझे यकीन है थानेदार जी कि आप असल बात समझ चुके होंगे। बस कुछ लोग इस चक्कर में रहते हैं कि किसी को फंसाएं। फिर गफूरे ढलिए की बीवी नौजवान थी। यकीनी तौर पर उसे बदनाम करके गलत मकासद हासिल करने के बारे में सोचा गया होगा और इसके लिए लोगों ने इस बेगुनाह को निशाना बनाया। अब देखिए, बच्चे का हाथ है, 10 सेर वजनी लोहे का हथौड़ा अगर 1 इंच आगे बढ़ गया तो इसमें भला इसका क्या कसूर? खुद मेरा भी ये ख्याल था छोटे सरकार, मगर क्या करूं, हालात की छानबीन किए बगैर सही सूरत का अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल होता है। मैं अभी इसी परेशानी में मुब्तला हूं कि क्या करना चाहिए। छोड़िए थानेदार साहब, करना कराना क्या है। बस्ती वाले बस इस बेचारे के दुश्मन हो गए हैं, लावारिस है। मगर मैं किसी लावारिस को इस तरह लावारिस देखना पसंद नहीं करता। बड़ा रहम आया था मुझे इसकी गिरफ्तारी के बाद। बच्चा है अभी, उम्र ही क्या है। अभी से जेल चला गया थानेदार जी तो जेल से क्या बनकर निकलेगा? आप खुद सोचें, अगर फांसी हो गई तो हमें कौन सा सवाब मिलेगा? ये तो आप ठीक कह रहे हैं छोटे सरकार, मगर कत्ल का मामला है, छोटा मोटा केस नहीं है जो संभाला जा सके। इसका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अभी तो मैं तफ्तीश कर रहा हूँ, अभी मैंने चालान भी नहीं बनाया, FIR भी नहीं काटी। देखना यह है कि ये कमबख्त तो खुद क्या कहता है। कौन देखेगा थानेदार जी? मैं खुद भी कहूँ तो आप तब भी इस मसले को देखेंगे? जागीरदार खान ने अजीब से अंदाज में कहा और थानेदार चौंक कर उसे देखने लगा। नहीं सरकार, ये बात नहीं। भला मजाल है थानेदार की कि छोटे जागीरदार साहब की बात को काटे, मगर केस बड़े जागीरदार साहब ने मेरे सुपुर्द किया है। चौधरी अलंबरदार खान साहब बड़े नेक आदमी हैं। वह दूध का दूध और पानी का पानी चाहते हैं। अगर ये लौंडा बेकसूर निकला तो मैं अपने हाथों से इसे आपके पास पहुंचा कर आऊंगा। पहुंचा कर आना क्या मायने रखता है थानेदार, इसे तो मैं अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। और रहे चौधरी अलंबरदार खान साहब, तो भाई उनकी नेकियां उनके साथ रहीं, हमें भी तो थोड़ी बहुत नेकी करने का हक है। क्या ख्याल है आपका? जी वो छोटे सरकार, मगर मेरा मतलब है चौधरी साहब को मैं क्या जवाब दूंगा? किस सिलसिले में थानेदार साहब? इसी लड़के के सिलसिले में। अगर मैंने आपके सपुर्द कर दिया और आप इसे दोबारा बस्ती में ले गए तो फिर चौधरी साहब मुझे बुलाकर यह सवाल नहीं करेंगे कि लड़के को क्यों छोड़ दिया गया। अव्वल तो थानेदार साहब, ऐसे लड़के का जिसके बस्ती में इतने दुश्मन बन गए हों कि उस पर इल्जाम तराशी करने लगे, इस बस्ती में क्या काम? मैंने अगर ये नेक काम किया भी तो मैं इसे बस्ती क्यों ले जाऊंगा? आप खुद गौर करें। अरे किसी भी शहर में छोड़ दूंगा, कहीं 2 रोटी कमाकर खाएगा, जिंदा रहेगा बेचारा, जवान हो जाएगा, अपनी जिंदगी गुजारेगा। बाकी रहा आपका मामला, तो अव्वल तो चौधरी अलंबरदार खान साहब को क्या पड़ी है कि वो एक मामूली से लड़के के बारे में सवालात करते फिरें, और अगर आपको ऐसा खदशा है तो मैं किस लिए हूं? ठीक है छोटे सरकार जी, मगर सरकारी मामला है, आप खुद समझदार हैं। आप सोचें तो सही, मेरी जान फंस जाएगी। अगर बस्ती के लोगों ने बाहर इतला पहुंचा दी तो मेरा क्या बनेगा? तबादला हो जाएगा यहाँ से, मुमकिन है मुकदमा बन जाए मेरे खिलाफ। इन सारी चीजों को रोकने के लिए कुछ ना कुछ करना जरूर होगा थानेदार साहब। जब मैं यहाँ आया हूं तो इसका मकसद है कि मैं ही यहाँ आया हूँ, समझ गए आप? जी जी छोटे सरकार। थानेदार परेशानी के अंदाज में गर्दन खुजाने लगा, लेकिन छोटे सरकार का हाथ जेब में रेंग गया। फिर उनकी जेब से नोटों की मोटी गड्डी बाहर निकल आई और थानेदार की मेज पर पहुंच गई।
थानेदार की आंखों में यकदम चमक आ गई। उसने झिझकती हुई निगाहों से छोटे सरकार की तरफ देखा। छोटे सरकार घनी मूंछों के नीचे मुस्कुरा रहे थे। मुझे उनकी मुस्कुराहट बेहद पसंद आई। फिर मैं उनके अल्फाज, चूंकि खुद भी सुन चुका था, वो मेरे बचाव की कोशिशें कर रहे थे। और ये मामूली बात नहीं, इतने बड़े आदमी का बेटा, जबरदस्त शख्सियत का मालिक, मेरी हमायत कर रहा था। मेरी आंखें छोटे सरकार पर वारी होने लगी। थानेदार साहब थोड़ी देर तक छोटे सरकार को देखते रहे, फिर उनके होंठों पर भी मुस्कुराहट फैल गई। अब तो आप कांटों पर घसीटते हैं छोटे सरकार। भला थानेदार की ये मजाल कि वो आपकी किसी बात से इनहराफ करे। कोई ना कोई तरकीब तो निकालना ही होगी, सोचना ही होगा कुछ ना कुछ। थानेदार ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा। यह शख्स शुरू ही से मुझे सख्त बुरा लग रहा था, लेकिन छोटे सरकार ने उसकी इस बात को कोई अहमियत ना दी और बदस्तूर मुस्कुराते हुए बोले, आप सोचते रहिए थानेदार साहब, इस बच्चे को मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। ठीक है, आप ले जाइए सरकार। और ये, मेरा मतलब है ये, अरे ये तो आपके लिए है, इसका हम जैसे लोगों की जेबों में क्या काम। छोटे सरकार ने नोटों की गड्डी थानेदार साहब की तरफ बढ़ा दी और थानेदार ने उसे जल्दी से अपनी जेब में रख लिया। ठीक है, आप इसे ले जाइए, मैं रिपोर्ट तैयार कर लूंगा, थानेदार ने कहा। अब उसके लहजे में बेहद हलीमी पैदा हो गई थी। वो खुशामदाना अंदाज में बातें कर रहा था। क्या करेंगे आप थानेदार साहब, जरा मुझे भी तो बता दें, छोटे सरकार ने पूछा। बस सरकार, आप जैसे लोगों की दुआएं चाहिए। आप जैसे लोगों की खिदमत ना की तो फिर क्या ही किया। बस इसे फरार दिखा दूंगा, आज रात ये लॉकअप से फरार हो जाएगा। कल मैं बस्ती पहुंच जाऊंगा, कुर्बो जवार में 2-4 सिपाही दौड़ा दूंगा इसकी तलाश में, और जाहिर है ये नहीं मिलेगा। मगर छोटे सरकार, आप इसे इतनी दूर ले जाएं कि फिर ये दोबारा पकड़ा ना जाए और इसका हुलिया भी बदलवा दें। छोटे सरकार हंसने लगे, फिर बोले, ठीक है, बाकी काम मैं खुद कर लूंगा, आप इसकी बिल्कुल फिक्र ना करें। उन्होंने मेरी तरफ देखा और हंसने लगे। आ भाई आ जा, क्या नाम है तेरा? सलाबो, अजीब नाम है। बाहर तौर आ जा, तू आ जा, तू भी क्या याद करेगा पट्टे। और मैं थानेदार को सलाम करके छोटे सरकार के साथ बाहर निकल आया। बाहर छोटे सरकार की शानदार कार खड़ी हुई थी। बाद में पता चला कि इस गाड़ी को जीप गाड़ी कहती हैं। मैं तो कभी ख्वाब के आलम में भी किसी गाड़ी में नहीं बैठा था। मैंने अगर कोई आला दर्जे की सवारी की थी तो वह भैंस की पीठ थी, जो कभी कभी तालाब में नहाती हुई नजर आ जाती। और कभी अगर उस्ताद गफूरे मुझे किसी काम से भेज देता तो फिर भैंस की ही सवारी थोड़ी देर के लिए बेहतरीन तफरी हुआ करती। मैं उस गाड़ी में बैठ गया जिसे छोटे जागीरदार खान का एक आदमी चला रहा था। 2 और आदमी उसी गाड़ी में बैठे हुए थे। छोटे जागीरदार साहब ने मुझे बैठने के लिए कहा और मैं खुश खुश उस गाड़ी में बैठ गया। और फिर गाड़ी चल पड़ी। मुझे बड़ा ही लुत्फ आ रहा था। छोटे जागीरदार साहब और उनका साथी आपस में कुछ बातें कर रहे थे, बात बात पर हंस रहे थे, लेकिन मेरी समझ में उनकी बातें नहीं आ रही थी।